पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 14 इकाई जिसका नाम है आपका जैव अणु। और इससे पहले वाले हम लोग जो है बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग प्रोटीन से रिलेटेड बात किए थे, जहाँ से आपको क्वेश्चन कर सकता है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, ये क्वेश्चन आपको कर सकता है। आगे इसी टाइप का क्वेश्चन और आपके बोर्ड क्लास में वहाँ से पूछ सकता है, उसको हमको देखना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फिलहाल शुरू में ये है हमारा प्रोटीन की विशेषता। प्रोटीन की क्या क्या विशेषता होती है, ये तो थ्योरी है भी, आपको भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा जैसे कि दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है पहला कि प्रोटीन प्रायः कैसा होता है, एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन एक पदार्थ होती है। और अधिकांशतः जो प्रोटीन होती है वो अक्रिस्टली होती हैं। क्रिस्टली और अक्रिस्टली हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़े थे, क्रिस्टली क्या होता है, अक्रिस्टली होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और एक अक्रिस्टली क्या होती है, पदार्थ होती है। किंतु कुछ प्रोटीन जो होती है वो क्रिस्टल रूप में भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ये अवाष्पशील होती हैं, मतलब उड़ती नहीं हैं गर्म करने पर, और इनका जो स्पष्ट गलनांक है वो हमको पता नहीं है कि इतना में वो पिघलता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये पहला इनकी क्या होती है, विशेषता होती है कि प्रोटीन जो होती है रंगहीन, गंधहीन और साथ में स्वादहीन होती है, इसमें कोई स्वाद नहीं होती है। ये क्रिस्टली रूप में पाई जाती हैं, कुछ क्रिस्टली भी हो सकती हैं, अवाष्पशील होती हैं। और इनका जो गलनांक होती हैं उनका कोई स्पष्ट अभी हमको पता नहीं चल पाया कि इनकी गलनांक कितनी होती है। पहले इसकी क्या होती है, विशेषता होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो अधिकांशतः जो प्रोटीन हैं वो जल में या अल्कोहल में अविलेय होती है। मतलब प्रोटीन जो है जल और अल्कोहल में अविलेय होती। कुछ अपवाद स्वरूप जो विलेय हैं वो अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं वो तो न तो जल में घुलती है और न ही अल्कोहल में घुलती हैं। किंतु इनमें से अधिकतर प्रोटीन जल, लवण, विलयन जैसे तनु अम्ल, तनु क्षार में घुलनशील होती है। मतलब तनु अम्ल मतलब जो हम बोल सकते हैं पानी के साथ अगर अम्ल को क्या कर दें, मिला दें तो उसको हम तनु अम्ल बोलते हैं, या क्षार को पानी के साथ मिला दें उसे तनु क्षार कहते हैं। तो ऐसे जो क्या होते हैं हमारे विलयन होते हैं उसमें प्रोटीन क्या हो जाती है, आपकी घुल जाती है। जैसे तनु अम्ल आप लैब में यूज करते हैं, तनु क्षार इसमें घुलनशील होती है। और कोलाइडियल विलयन का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब हमें बोल सकते हैं कि प्रोटीन को यदि तनु अम्ल या तनु क्षार में अगर घोल देते हैं तो उसमें घुल करके वो कोलाइडी विलयन में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और ये जो विलयन है वो ध्रुवण घूर्णक ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं और हैजो की प्रायः वाम घूर्णक क्या करती है, प्रदर्शित करती है। घूर्णक क्या होती है भाई, अगर किसी पदार्थ पर अगर कोई क्या होती है, प्रकाश पड़ती है तो वो पदार्थ उस प्रकाश को या अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को जो है दो डायरेक्शन में घुमा देती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वही आपकी क्या होती है, ध्रुवण घूर्णक होती है। ठीक है, इसका बात हमने जो है जब 10 लेसन कर रहे थे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। तो इसमें क्या होती है, प्रायः जो है वो क्या होती है, आपकी वाम घूर्णक को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। आगे है हमारा थर्ड नंबर, प्रोटीन अणु अत्यधिक जटिल होती है और इनका अणु भार जो है बहुत ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए इंसुलिन का अणु भार है ना, ये दिया है आपका 17,000। केसिन का अणु भार आपका 1,90,000। यूरेज एंजाइम का जो अणु भार है ये 4,80,000। इतने ज़्यादा भार के क्या होती है, हमारी प्रोटीन क्या होती है, पाई जाती है। मतलब प्रोटीन जो होती है उच्च अणु भार वाले क्या होती है, एक जैव अणु होती है। तो इस तरीक़ा से ये क्या की जा सकती है, इनकी विशेषता बताई जा सकती है। ठीक है, और भी यहाँ पर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे लवण का बनना दिया गया है हमारा। लवण का बनना, चूँकि प्रोटीन जो होता है उसमें आपका दो समूह उपस्थित रहती है, एक NH2 और एक क्या होती है हमारी COOH। तो ये हमारी क्या होती है, अम्ल वाला समूह होती है। ए वाला जो है लुईस क्षार वाला समूह होती है। ये क्या होती है भाई, लेविस बेस होती है, लेविस क्षार होती है। और ये हमारा क्या होती है, एसिड होती है। तो ये दोनों क्या करती हैं, आपस में मिल करके एक लवण का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। तो ये दिया है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है, हम जानते हैं। और अमीनो अम्ल में जो एमीन समूह होती है और कार्बोक्सिलिक समूह होती है, तो एमीन समूह क्या होता है, क्षार के भांति व्यवहार करती है और ये अम्ल के साथ भांति व्यवहार करती है। इस कारण प्रोटीन अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करती है और क्रिया करके क्या बनाती है, लवण का निर्माण करती हैं।
मतलब ये अम्ल है तो क्षार के साथ भी क्रिया कर सकता है, ये क्षार है तो अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है, और इस प्रकार से लवण का क्या करता है, निर्माण करता है। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है जिसको केसिन बोलते हैं, ये कैल्शियम लवण के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। दूध में केसिन हमारा प्रोटीन पाया जाता है, और वो जो केसिन प्रोटीन होता है वो आपका कैल्शियम लवण के रूप में दूध में क्या होता है, पाया जाता है। बोलते हैं ना दूध पीने से कैल्शियम मिलता है, तो वो कैल्शियम लवण के रूप में केसिन क्या होता है, दूध में उपस्थित होता है। केसिन एक क्या है, प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, और दूध में किस रूप में उपस्थित रहता है, वो कैल्शियम लवण के रूप में उपस्थित रहता है। 5वां नंबर दिया है, जल अपघटन करने पर प्रोटीन जो होता है अम्ल, क्षार और एंजाइम द्वारा अवयवी अमीनो अम्ल में जल अपघटित हो जाती हैं, और अभिक्रिया मिश्रण में बने हुए अमीनो अम्ल की पहचान करके प्रोटीन की संरचना का कुछ संकेत मिल सकती है। यदि प्रोटीन को जल अपघटन कराई जाती है, प्रोटीन को जल में घोल दी जाती है, जल में प्योर तो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर उसमें अम्ल क्षार मिला दे तो आसानी से घुल जाती है, जैसे हम लोग ऊपर में देखे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, H2O है। अगर इसमें हम लोग मान लो HCl मिला दिए, H2 में क्या मिला दिए, HCl मिला दिए, तो ये हो गया H2O और ये हो गया हमारा HCl। तो जब हम इसके विलयन में अगर क्या कर देते हैं, जो प्रोटीन होता है, अगर इस प्रोटीन को अगर हम क्या कर देते हैं भाई, मिला देते हैं, तो प्रोटीन क्या हो जाता है, आपका अम्ली जो विलयन होता है उसमें क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, और विघटित होकर के वो जो एमिनो एसिड होता है उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्योंकि हमको पता है कि जो भी हमारे प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। जैसे उसको अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, उसको घोल देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, तो वो अपने अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, तो जैसे उसको जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके टूट जाते हैं, और टूट करके अमीनो अम्ल देते हैं, और उस अमीनो अम्ल से हम उनके संरचना के बारे में कुछ जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे 4-5 इसमें प्रोटीन की विशेषता है जो आपके लिए क्या हो सकता है, पेपर के लिए या आने वाले और भी पेपर जो इंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए आपके फायदेमंद है भाई। ठीक है, जैसे दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसिन प्रोटीन होता है, तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका विशेषता हो गया। ठीक है, पूरा थ्योरी है भी, ज़्यादातर थ्योरी है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे इसमें, है ना। आगे है प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। लैब में प्रोटीन का ना परीक्षण किया जाता है। परीक्षण मतलब होता है उसको देखना कि रियल में किस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं है, उनको टेस्ट करना। जैसे आप स्कूल में कभी देखे होंगे, अगर मान लो मूंगफली में तेल, मूंगफली का जो बीज है उसमें तेल है या नहीं है, इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जो कागज़ होता है हमारे पास लिखने वाला, उसमें हम क्या करते हैं, मूंगफली के दाना को ऐसे करके तोड़ के उसको घिसते हैं, तो थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, वो जो कागज वाला पोर्सन होता है जहाँ पर घिसे रहते हैं वो पारदर्शी हो जाता है, मतलब ठीक है, अलग दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि मूंगफली जो होता है उसके बीज में क्या होता है, तेल पाया जाता है। तो वैसे ही टेस्ट किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये लैब में किया जाता है कि कौन से जो पदार्थ है उनमें प्रोटीन्स होते हैं, कौन से पदार्थ हैं उनमें प्रोटीन नहीं होता है। वैसे तो सब में कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है, लेकिन भाई हम ज़्यादा की बात करते हैं कि इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, लैब में उसका टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे यहाँ पर मटेरियल्स रहते हैं आपके प्रयोगशाला में। उनका उपयोग करके आप बता सकते हैं कि किस पदार्थ में प्रोटीन उपलब्ध है, किस पदार्थ में प्रोटीन उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारा पहला है बायोरेट टेस्ट दिया गया है यहाँ पर, बायोरेट परीक्षण जिसको बोलते हैं। ये जो बायोरेट परीक्षण होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन के परीक्षण के लिए प्रोटीन के एक क्षारीय में ताजे बने कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डालने पर एक बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, और यह परीक्षण प्रोटीन में पेप्टाइड CO और NH CO भाग की उपस्थिति के कारण होता है। मतलब पहला हमारा जो बायोरेट परीक्षण टेस्ट होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी प्रोटीन युक्त क्या लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, और उस पदार्थ में फिर क्षारीय विलयन में बने हुए कॉपर सल्फेट की 2 बूंद क्या कर देते हैं, उस पदार्थ में डाल देते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, आपको बैंगनी कलर का हो जाता है। इससे मतलब ये है कि दिए गए पदार्थ में क्या होता है, आपका जो है प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो पहला परीक्षण इस प्रकार से कर सकते हैं भाई। मतलब सिर्फ आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिए गए पदार्थ की जो भी मात्रा है उसमें डालना है। यदि उसका कलर क्या हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है, तो समझ जाओ कि उस दिए गए पदार्थ में क्या है, हमारा प्रोटीन उपलब्ध है। तो इस तरीक़े से कर सकते हैं। दूसरा हमारा है जेंथोफिल परीक्षण दिया गया है। जेंथोफिल परीक्षण में क्या होता है, प्रोटीन विलयन लेते हैं, और प्रोटीन विलयन को ले करके उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ उसको गर्म करते हैं,
तो ऐसे करने से क्या होता है, पीला रंग उत्पन्न होता है। इस विलयन को यदि उस क्या मिला देते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो उस स्थिति में उसका नारंगी रंग आ जाता है। और नारंगी रंग जो है आता है, अब त्वचा पर क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल गिर जाता है तो पीला रंग और इसी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो दूसरा हमारा जेंथोप्रोटीन परीक्षण में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो भी प्रोटीन युक्त पदार्थ है उस प्रोटीन युक्त पदार्थ को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और लेने के पश्चात इसमें क्या मिला देते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिला देते हैं, HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, आपका पीला रंग हो जाता है। अब इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं इसका जो कलर होता है वो नारंगी आ जाता है। और जैसे ही नारंगी आता है मतलब दिए गए जो भी पदार्थ है उसमें प्रोटीन उपलब्ध है ना, ये प्रूफ हो जाता है। और अगर नहीं आता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है भाई, तो इस तरीके से दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं लैब में। अब जाना लैब में और उसके बाद कोई भी प्रोटीन युक्त पदार्थ लेना, उस प्रोटीन युक्त पदार्थ को लेने के पश्चात, निस्यंद लेने के पश्चात उसमें आप क्या करना, नाइट्रिक अम्ल मिलाना। नाइट्रिक अम्ल जैसे ही मिलाएंगे पीला कलर आएगा। फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देना या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देना, उसका कलर नारंगी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि दिए गए पदार्थ में प्रोटीन उपलब्ध होता है। और यही वजह है कि हमारा त्वचा भी एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, एक प्रकार का क्या प्रोटीन ही है हमारा त्वचा। तो किसी कारणवश लैब में अगर क्या हो जाता है, आपका नाइट्रिक अम्ल उसमें गिर जाता है तो वाला भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है कर सकते हैं। आगे है मिलन का परीक्षण, ये भी एक परीक्षण है। प्रोटीन को मिलन अभिकर्मक होता है आपके लैब में, ये मर्क्यूरस नाइट्रेट जिसको बोलते हैं HgNO3 और आपका मर्क्यूरिक नाइट्रेट होता है। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अगर क्रिया करा देते हैं तो उस स्थिति में दोनों को मिलाते हैं, मर्क्यूरस नाइट्रेट या मर्क्यूरिक नाइट्रेट लेते हैं, फिर उसमें उसको प्रोटीन के साथ मिला के गर्म करते हैं तो एक श्वेत अवक्षेप बनता है। और ये श्वेत अवक्षेप बाद में लाल भूला हो जाता है। तो उससे ये प्रूफ होता है कि दिए गए पदार्थ जो होता है उसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो ये सब कर सकते हैं। एक नीन हाइड्रीन परीक्षण होता है, प्रोटीन के पिरिडीन में बने हुए विलयन, प्रोटीन के पिरिडीन में बने विलयन में नीन हाइड्रीन के कुछ बूंदे डालने पर वो लाल, बैगनी या नीला रंग उत्पन्न करता है। और इसका मतलब ये होता है कि उनमें क्या होता है, आपका प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो प्रोटीन को पहले हम लोग पिरिडीन के साथ घोल देते हैं, फिर उसमें क्या मिला देते हैं, नीन हाइड्रीन सोल्यूशन मिला देते हैं। तो उसका कलर जो है या तो बैगनी आता है, या तो लाल आता है, या तो नीला आता है। इसका मतलब ये है कि दिए गए पदार्थ में क्या होता है, प्रोटीन उपलब्ध होता है। तो ये आप लैब में क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं भाई। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन के बारे में, उनकी क्या क्या परीक्षण होता है, क्या विशेषता होता है। आगे है प्रोटीन का क्या दिया है, उपयोग दिया गया है। प्रोटीन का उपयोग बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दोनों प्रकार के विकास, शरीर का टूट फूट, ये सारी प्रक्रिया प्रोटीन के द्वारा होती है। मतलब प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है, हमारे लिए पदार्थ होती है। तो इनमें क्या क्या उपयोग है देखते हैं। पहला हमारा दिया है, आहार के रूप में प्रोटीन जो होता है हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। हम जो खाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पदार्थ होता है तो क्या होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। तो इसी को यहाँ पर दिया गया है कि आहार के रूप में प्रोटीन जो होता है वो हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग होता है। जैसे अंडा हो गया, है ना, मांस हो गया, दाल हो गया, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं जो मनुष्य को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रदान करते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं भोजन का एक आवश्यक क्या होता है, अंग होता है, जो कि हमको इस रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। दूसरा, औषधि के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे जिलेटिन का उपयोग जो है कैप्सूल और फोटोग्राफी के जो फिल्म होता है उसको उसका प्लेट बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो जिलेटिन एक प्रकार का प्रोटीन है और इसका उपयोग हम कैप्सूल जो बनाते हैं उसका जो बाहरी लेयर रहता है उसकी बात करें। फोटोग्राफी जो फिल्म होता है जिसमें आपका फोटो प्राप्त होता है, उसको प्लेट बनाने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये दो उपयोग हो गया। तीसरा है चिकित्सीय उपयोग के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तो चिकित्सीय कार्य जो होता है, जो डॉक्टरी कार्य होता है, उसमें जो अमीनो अम्ल होता है वो प्रोटीन के जल अपघटन से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अगर किसी को अमीनो अम्ल की आवश्यकता है तो उस स्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करके अमीनो अम्ल को प्राप्त किया जाता है। और आवश्यकता अनुसार
जिनको अमीनो अम्ल की ज़रूरत है उनको दिया जाता है, तो उनमें भी प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। आगे हमारा प्लाज्मा प्रोटीन दिया गया है भाई। इसका उपयोग हम जो है गहरी दुर्घटना से पहुंचने वाले सदमे के उपचार में करते हैं। प्लाज्मा जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का उपयोग जो मान लो एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर है, तो उस स्थिति में हम प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है उसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और एक इंसुलिन होता है, मधुमेह बीमारी होता है, आजकल बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को हो रहा है, तो एक प्रोटीन जो होता है इंसुलिन होता है, और ये एक प्रकार का हार्मोन्स है, और मधुमेह रोगियों को शर्करा के अवशोषण का नियंत्रण करने के लिए इसको दिया जाता है। मान लो किसी व्यक्ति को शुगर है तो उस शुगर पेशेंट को शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शर्करा को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन का आपका क्या दिया जाता है, इंजेक्शन आता है भाई, ठीक है, इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे आपके शरीर में शर्करा क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो ये कुछ प्रोटीन का क्या होता है, आपका उपयोग होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीक़े से बता सकते हैं। और भी हैं, जैसे एंजाइम दिया गया है आपका, ठीक है। एंजाइम, समस्त एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जितने भी एंजाइम आप बात करते हैं ना, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं। और जो है ये विशिष्ट जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जितने भी प्रोटीन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, सब प्रोटीन होते हैं। और शरीर में होने वाले जैव रासायनिक क्रिया जैसे वृद्धि, विकास, है ना, सर्जन आदि प्रक्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। हार्मोन्स दिया है, हार्मोन्स भी प्रोटीन्स हैं। शरीर के अनेक आवश्यक क्रियाओं में भाग लेने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। और हार्मोन्स रासायनिक नियामक होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं, हार्मोन्स इंसुलिन जैसे पैंक्रियाज से स्रावित होता है। ये जो हार्मोन्स है, इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन्स है जो कि पैंक्रियाज ग्रंथि जो होता है वहाँ से स्रावित होता है, और रक्त शर्करा का नियमन करता है। रक्त में शर्करा की जो स्थिति होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब ज़्यादा शर्करा हो जाएगा तो शुगर है, कम शर्करा हो जाता है तब भी स्थिति है, तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारा इंसुलिन करता है। मतलब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में, जो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने में क्या किया जाता है, उपयोग लाया जाता है। यही क्या करता है, हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे है, वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे केसिन जो कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, इसका उपयोग जो होता है कृत्रिम ऊन, है ना, और रेशे के बनाने में किया जाता है ना। कृत्रिम ऊन बनाते हैं, रेशे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा केसिन जो होता है वो प्लास्टिक का उपयोग, है ना, बटन बनाने में भी किया जाता है। देखो कपड़े भी बनाते हैं, बटन बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका उपयोग और क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ठीक है। आगे है, शरीर की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करने में जो है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। रक्त प्रोटीन थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन रक्त के थक्का बनाने में भाग लेता है। तो पहले पढ़ चुके हैं कि थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ये हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन हो गया ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का जो उपयोग है उसको बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है भाई, नहीं तो नहीं। और याद तो करना पड़ेगा ना, इसमें कोई ज़्यादा समझने की वो नहीं है, वही चीज़ है जो बुक में है वही हम चीज़ बता रहे हैं, तो उसको आपको सुनते रहें, ठीक है। और अगर आता है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद ये है एंजाइम का नामकरण। एंजाइम हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी हम सतह रसायन वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। एंजाइम क्या होता है, तो मैं बताया था एंजाइम एक ग्लोब्युलर गोलाकार क्या होता है, प्रोटीन होता है, और ये हमारे शरीर के जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, हमारा जो एंजाइम होता है। तो परिभाषा हम लोग सतह रसायन में पढ़े हैं, यहाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि एंजाइम क्या होता है भी। तो एंजाइम एक बोल सकते हैं गोलाकार प्रोटीन होता है, और ये गोलाकार प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक जो प्रक्रिया है, जैसे उत्सर्जन, पोषण, वृद्धि आदि प्रक्रियाओं को क्या करता है, आपका नियंत्रित करता है। और ये जो एंजाइम होता है उनका एक विशिष्टता होता है कि प्रत्येक एंजाइम केवल एक ही प्रकार के जो प्रक्रिया है, एक ही प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उनको क्या करता है, संचालित करता है। और अलग अलग प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए अलग अलग एंजाइम की क्या होता है, आवश्यकता होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम जो है एक से अधिक कार्य को करे, नहीं, एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की प्रक्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। ये उनकी क्या होती है, विशिष्टता होती है। उसके अलावा एंजाइम की बहुत कम मात्रा जो होती
होती है वो किसी भी अभिक्रिया को संचालित करने के लिए पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पदार्थ हैं तो उतने सारे एंजाइम की आवश्यकता हो, नहीं, बहुत सारे पदार्थों को अगर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो एंजाइम की बहुत कम मात्रा उनके लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। तो ये सारे चीज़ जो भारे विशेषता है वो हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो और इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं एंजाइम का जो नामकरण है उसका। वैसे एंजाइम का जो नामकरण है वह उसके कार्य के आधार पर किया जाता है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसी जो है हिसाब से इसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और नामकरण के करने पर अंतिम में एज लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एज लगा दिया जाता है। जैसे यूरिया का निर्माण करने वाले को यूरिएज, है ना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो एंजाइम का जो भी नामकरण होता है, ये नामकरण उसके जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को संचालित करने के आधार पर, उस प्रक्रिया के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है और लास्ट में क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है नामकरण की आयुपेसी जो पद्धति है, अगर उसके अनुसार हम अगर क्या करें, बात करें, तो यहाँ पर जो है जो भी उत्प्रेरकी जो अभिक्रिया होता है, जिस प्रकार की प्रक्रिया को कोई भी एंजाइम संचालित करता है उसके अनुसार ही उनका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। और यहाँ पर एंजाइम को जो है नामकरण करते वक्त लास्ट टाइम जैसे मैं बताया कि अंत में क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। और इसके आधार पर इसको 6 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। जैसे ट्रांसफरेज दिया है, ट्रांसफरेज मतलब ये स्थानांतरण वाला कार्य करता है, ट्रांसफर वाला कार्य करता है। तो वे एंजाइम जो एक समूह होता है जी, हाइड्रोजन के अतिरिक्त को क्रियाधारों की युग्म के मध्य स्थानांतरित करने का काम करता है। तो स्थानांतरित करने के नाम के आधार पर इसका नाम क्या होता है, ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ठीक है। एक ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया को संचालित करने वाला जो एंजाइम होता है, तो उसके आधार पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहते हैं। देखो यहाँ दिया है एंजाइम जो क्रियाधारों के मध्य ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को कराते हैं। एंजाइम क्रियाधार किसको बोलते हैं, क्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके मध्य ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को कार्य करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडोरेक्टेज कहलाते हैं। जैसे साइटोक्रोम है, ऑक्सीडेज है, NAD है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार के प्रक्रिया संचालित होते हैं। हाइड्रोलेज दिया है हमारा, ये क्रियाधार जो होते हैं का जल अपघटन करते हैं। मतलब ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो जल अपघटन में भाग लेते हैं, इसलिए उसके आधार पर इसको हाइड्रोलेज बोलते हैं। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एस्टर हाइड्रोलेज है, बी ग्लैक्टोसाइटेज है। तो ये सब जो है उनके कार्य के आधार पर क्या किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। लाइएज दिया गया है हमारा, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्रियाधार के समूह के बिना जल अपघटन को निष्कासित कर देते हैं। आइसोमेरेज दिया है, ये प्रकाशीय ज्यामिति जो आप समवयता पढ़े हैं उनमें परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो ये आइसोमेरेज होता है। लाइगेज दिया है, ये 2 क्रियाधारों को जोड़ने का कार्य करता है। लाइगेज मतलब लिंगेज करना, लिंक करना, ठीक है। जैसे सीटल को एंजाइम, सिंथेटेज, ग्लूटामिन, ये बहुत सारे नामकरण आपके इसमें दिया गया है जो कि उनके कार्य के आधार पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये तो हो गया कुछ एंजाइम के नामकरण और एंजाइम से रिलेटेड बातें। आगे है एंजाइम के कार्य दिया गया है। एंजाइम की अगर हम कार्य की बात करें तो एंजाइम बहुत सारे कार्य करता है। वैसे तो मुख्य कार्य क्या होता है, जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करना, जैसे वृद्धि, पोषण, विकास, ये सब को उत्प्रेरित करने का काम किनके द्वारा होता है, एंजाइम के द्वारा होता है। मतलब जैविक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जैव रासायनिक क्रियाओं को ज़्यादा क्या करता है, ये उत्प्रेरित करता है। तो बहुत सारे यहाँ पर कार्य दिया गया है। जैसे प्रोस्थेटिक समूह होता है। प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि चूँकि सब जो एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं, जल अपघटन के पश्चात अमीनो अम्ल देते हैं, लेकिन कुछ अन्य पदार्थ भी उनके अपघटन से प्राप्त होते हैं जो प्रोस्थेटिक समूह के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे एंजाइम के कार्य दिया गया है। जैसे सुक्रोज, क्या दिया है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है भाई, एक हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका फार्मूला आपका C12H22O11 होता है। तो इसको एक एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम, जो उसको किस में परिणत कर देता है, ग्लूकोज
और ये हमारा क्या होता है, फ्रक्टोज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 से होता है, इसका भी फार्मूला C6H12O6 से होता है। इसी प्रकार माल्टोज दिया है, माल्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, उसको ग्लूकोज और जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लाइकोज है, स्टार्च होता है ना, ये सब हमारे क्या दिए गए हैं, हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो उनको क्या करते हैं, आपका सरल पदार्थ में क्या कर देते हैं, आपके परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सेल्यूलोज है, जीमल्सन, फिर ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन है, पेप्सिन एक हमारे एंजाइम है जो कि उसको अल्फा अमीनो में कन्वर्ट करता है। H2CO3 है, कार्बनिक अम्ल है, जिसको कार्बनिक इनहाइड्रेज एंजाइम होता है, H2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये यूरिया है, यूरिया को कन्वर्ट करने वाले को यूरियज एंजाइम कहते हैं, जो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन होता है, ट्रिप्सिन हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, उसको अल्फा अमीनो अम्ल में क्या करता है, परिवर्तित करता है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन जो होता है वो अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़े से एंजाइम का जो कार्य है उसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एंजाइम के कुछ गुण दिया गया है भाई, वो गुण जो हम शुरू में बात कर रहे थे। एंजाइम का गुण आप वो 17 रसायन वाला चैप्टर में अच्छा से हम आपको बताए हैं। पहला है विशिष्टता। विशिष्टता मतलब मैं आपको बताया कि कोई भी एंजाइम जो होता है वो एक ही प्रकार के अभिक्रिया को या एक ही अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की क्रिया को क्या करता है, संचालित करता है। ठीक है, मतलब एक एंजाइम है तो केवल एक ही प्रकार की प्रक्रिया को संचालित करेगा और दूसरा अभिक्रिया को संचालित नहीं करेगा, ये उनकी विशिष्टता होती है। जैसे लिखा है, एक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। ठीक है, और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करती है। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी विशिष्टता होती है। किनकी विशिष्टता होती है, हमारे एंजाइम की विशिष्टता होती है। जैसे यूरियज एंजाइम जो होती है केवल यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में जल अपघटित करती है और बाकी वो काम नहीं करती है भाई। इस वजह से जो है एंजाइम में एक खासियत होती है कि एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की प्रक्रिया को क्या करती है, संचालित करती है। तो ये एक पहली इसकी क्या होती है, विशिष्टता होती है ना। जैसे हम भी कुछ कार्य होते हैं जिसको हम उसी को कर सकते हैं, उसके अलावा किसी और कार्य को नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी विशिष्टता होती है। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में मान लो मैथ्स वाले टीचर हैं, वो केवल मैथ्स से पढ़ा सकता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो वो उनके विशेषता है कि वो मैथ्स से पढ़ाता है ना, या सब पढ़ाता है तब तो अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पर यह है कि एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है और प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित नहीं करती है। ये उनकी क्या होती है, खासियत होती है। दूसरा है दक्षता। दक्षता का मतलब होता है कि ये बोल सकते हैं कि ये एंजाइम जो है किसी भी प्रक्रिया को ये कई गुना तक क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, मतलब उसको तीव्र कर सकती है ना। ये एंजाइम में क्या होती है कि सक्रियता पाई जाती है। मान लो कोई प्रक्रिया चल रहा है, A+B है और इसको बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, जो बहुत ही क्या हो रहा है, धीमे गति से चल रहा है। तो इस अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें एंजाइम मिला देते हैं तो उस स्थिति में उस प्रक्रिया को, गति को क्या कर देती है, तीव्र कर देती है, उस प्रक्रिया को बढ़ा देती है। ये क्षमता किन में पाई जाती है, एंजाइम में पाई जाती है। जैसे दिया है, एंजाइम उत्प्रेरकी रासायनिक उत्प्रेरक से अधिक होती है। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को 1020 तक बढ़ा सकती है। हाँ, जैसे एमाइड बंध बहुत मजबूत होता है, जिसे जल अपघटन करने पर ये क्षारीय माध्यम में उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है, किंतु इसके विपरीत खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन होता है, एमाइड तथा पेप्टाइड बंध द्वारा बंधा होता है, सरलता से जल अपघटित होकर के अमीनो अम्ल देता है। मतलब सिंपल तोड़ेंगे कोई अमीनो अम्ल को तो नहीं टूटेगा, प्रोटीन नहीं टूटेगा, बट एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो आसानी से तोड़ जाएगा। मतलब एंजाइम में ये क्षमता होती है कि किसी भी जो अभिक्रिया है उसको कई गुना तक क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, 1020 गुना बढ़ा सकती है। ये क्षमता किन में पाई जाती है, एंजाइम में पाई जाती है, जो कि इनकी क्या होती है, गुण के अंतर्गत आती है। और भी दिया है सूक्ष्म मात्रा। इसको मैं शुरू में बता दिया कि जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की बहुत कम मात्रा किसी भी रासायनिक प्रक्रिया को कराने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आपके कोई इतने सारे हमारे क्या लिए हैं, अभिकारक लिए हैं, तो उस अभिकारक को उत्प्रेरित करने के लिए उतने सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अभिकारक को बहुत कम जो है एंजाइम है वो क्या कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइम की बहुत कम मात्रा जो होती है, एंजाइम की बहुत कम मात्रा क्या करती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है, बोल सकते हैं। यही चीज़ इसमें क्या किया गया है, आपका दिया गया है, और इसमें कुछ नहीं दिया गया है। देखो, एंजाइम की केवल सूक्ष्म मात्रा ही किसी भी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए क्या होती है, पर्याप्त होती है। आगे है
अधिकतम तापक्रम और पीएच मान। इसमें ये है कि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो एंजाइम हर प्रकार के ताप में या हर प्रकार के पीएच स्थिति में कार्य नहीं करती हैं। इनकी अपनी एक क्या होती है, निश्चित एक तापमान होती है, जिस तापमान पर ही ये क्या करती हैं, ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं, और उस ताप से कम ज़्यादा होने पर इनका जो एक्टिवनेस है वो क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है बोल सकते हैं। और इनका जो एक निश्चित ताप होती है वो आपका बोल सकते हैं 25 से 35 डिग्री के बीच ये अच्छे ढंग से क्या करती है, कार्य करती है। और उसके अलावा कुछ हमारा पीएच मान होती है, जिस पीएच मान पर ही इनकी क्रियाशीलता सबसे क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। तो ये जैसे जैसे पीएच मान कितना दिया है, 7 है, इस पीएच मान के बीच ही ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस ताप है, वायुमंडलीय दाब 1 होती है, इस ताप पर ही ज़्यादा ये एक्टिव होती हैं। उससे कम या ज़्यादा ताप होने पर या पीएच मान 7 से ज़्यादा या कम होने पर इनका थोड़ा सा एक्टिवनेस क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। ये हो गया। आगे है एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या दिया है, अपरोधक। एंजाइम की क्रिया विधि की बात करें तो अनेक कार्बनिक अणुओं के द्वारा कम की जा सकती है, जिन्हें एंजाइम अवरोधक कही जाती है। मतलब एंजाइम अवरोधक क्या होती है, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर दे, एंजाइम के एक्टिवनेस को क्या कर दे, कम कर दे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाती है, हमारी एंजाइम अवरोधक कहलाती है। जैसे हमारे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो हमारे लिए बाधा कारक कहलाती है, वैसे ही एंजाइम के कार्य में जो बाधा उत्पन्न करती है उसे एंजाइम अवरोधक के नाम से जानी जाती है, एंजाइम अवरोधक कही जाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है। ये तो हो गया एंजाइम के कुछ गुण जो हम शुरू में भी आपको बता चुके थे। आगे है एंजाइम के अनुप्रयोग। एंजाइम के अनुप्रयोग, एंजाइम का क्या क्या अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मतलब उसका उपयोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के बहुत अधिक उपयोग है भाई, क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, ठीक है। जैसे पहला है मदिरा या शराब जैसे पेय पदार्थ के उत्पादन में, कार्बोहाइड्रेट को सड़ाने में, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में एंजाइम का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है, ठीक है। आप एल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़े थे तो हम लोग इसका उपयोग किए थे। सीरा से, स्टार्च युक्त पदार्थ से हम क्या बनाए थे, जो है शराब बनाए थे, है ना। तो शराब बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पेय पदार्थ होता है और इसका निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको सड़ाया जाता है, किण्वन कराया जाता है और तब जाके शराब बनता है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान किनका होता है भाई, हमारा एंजाइम का होता है। उसके अलावा अनाज जो होता है, स्टार्च जैसे मीठा द्रव, स्वीट सिरप बोल सकते हैं, उनका उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। अनाज से बहुत सारे पेय युक्त पदार्थ क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उनके उत्पादन में जो है एंजाइम का उपयोग किया जाता है। दूध के स्कंदन से पनीर बनाते हैं भाई, पनीर बनाने में, दूध से पनीर बनता है आपको पता है, तो उसको दूध से पनीर बनाने में भी क्या किया जाता है, आपका एंजाइम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो उपयोग है वो क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो सिंपल है और विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, वृद्धि, पोषण इत्यादि, ये भी कार्य के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे है एंजाइम के कार्य प्रणाली। एंजाइम के कार्य प्रणाली क्या होता है भाई, क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए, एंजाइम उत्प्रेरकीय अभिक्रिया के निम्नलिखित है। एंजाइम क्रियाधार सबस्ट्रेट अभिकारक बोल सकते हैं के साथ बनकर एक सक्रिय संकुल बनाते हैं, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। आपने क्या पढ़ा है, जो ताला चाबी जो सिद्धांत है वो हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो वही ताला चाबी सिद्धांत है। ये क्या करता है, हमारा जो एंजाइम होता है वो एक अभिकारक के साथ क्या करता है, पहले क्रिया करता है। जैसे हमारा क्या होता है, दो हमारे अभिकारक हैं, तो दो अभिकारक में से एक अभिकारक के साथ पहले क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, क्रिया करता है, और एक माध्यमिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होता है। फिर ये दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है और इस तरीक़े से उत्पाद प्राप्त हो जाता है, और एंजाइम उनको छोड़ करके फिर क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है और दूसरे प्रक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है ना। और इस संकुल के भीतर उत्पाद के अणु बन जाते हैं और फिर एक नया संकुल बनाने के लिए एंजाइम क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, जो हम पहले बता चुके हैं। तो ये इस प्रकार से एक कार्य विधि होता है, जो आप पहले
ताला चाबी सिद्धांत जो सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो और पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ईपी एंजाइम के उत्पादन के साथ बन जाता है। तो हमने भी बताया कि ये हमारा 2 अभिकारक है। उस अभिकारक के साथ अगर हम एंजाइम लगाते हैं तो एंजाइम पहले एक अभिकारक के साथ क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है जो बहुत ही एक्टिव होता है। ये पुनः दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है। दूसरा अभिकारक फिर ए के साथ मिल करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और एंजाइम क्या हो जाता है, उनको छोड़ के अलग हो जाता है और दूसरे प्रक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो इस तरीक़ा से इनके जो प्रक्रिया है उनको बताया जा सकता है। इतना में आपका एंजाइम क्या होता है भाई, समाप्त हो जाता है और इसमें कुछ नहीं रखा है। अब हम चलते हैं विटामिन की ओर। किसकी ओर चलते हैं? विटामिन की ओर। विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जहाँ से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। वैसे तो आप पढ़े हो कि जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, आवश्यक होता है। और वो आवश्यक पदार्थ जो है वो विटामिन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। और इनकी बहुत कम मात्रा ही हमारे स्वास्थ्य या हमारे शारीरिक विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और ये आपके क्या कहलाता है, विटामिन कहलाता है। जैसे दिया है इनकार्बनिक यौगिक में कि केवल कुछ मात्रा ही वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम लैटिन भाषा में लैटिन भाषा, ये विटामिन जो है लैटिन भाषा बीटा से लिया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अतिरिक्त कुछ और पदार्थ जिनकी आवश्यकता है ना हमारे शरीर को होता है, जिनकी कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है, हमारे स्वास्थ्य के अच्छे रहने के लिए आवश्यक होती है, वो विटामिन होती हैं। और विटामिन लैटिन भाषा के बीटा से लिया गया है। और यहाँ पर उनका परिभाषा दिया गया है कि जो है विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन वे जैव अणु होता है जिसकी सूक्ष्म मात्रा, थोड़ी सी मात्रा है ना, शरीर की वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए, साथ में मेटाबॉलिज्म में जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। वही आपकी क्या कहलाती है, विटामिन कहलाती है। तो आप विटामिन क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि विटामिन वे जैव अणु होते हैं जिसकी सूक्ष्म मात्रा है ना हमारे शरीर की वृद्धि, मेटाबॉलिज्म में क्रिया है ना, तो उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। वही आपकी क्या कहलाती है, विटामिन कहलाती है। और विटामिन की अगर हम स्रोत की बात करें तो दूध, मक्खन है ना, बटर, पनीर, फल, हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा, ये सब विटामिन की क्या होती है, स्रोत होती है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनती है भाई कि जो आपका विटामिन है वो क्या है। तो आप भी बताना, विटामिन एक जैव अणु है जो बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यक होता है और इसके वजह से हमारे शरीर जो होते हैं वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। या ये बोल सकते हैं कि जो विटामिन होता है वो एक जैव अणु होता है जिसकी सूक्ष्म मात्रा हमारे शरीर के वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए, उसके अलावा मेटाबॉलिक प्रक्रिया के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। तो ये जैव अणु ही क्या कहलाती है, आपकी विटामिन कहलाती है। और जो विटामिन होती है वो दूध, मक्खन, मांस, मछली, अंडा इत्यादि से क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है विटामिन के प्रकार। विटामिन को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक में जल में अघुलनशील, ठीक है। तो 2 प्रकार से इसको हम बांटते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में अविलेय विटामिन। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन भी बोलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, ठीक है, ये विटामिन होता है। किसमें घुलनशील होता है, हमारा वसा में। तो इसी को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वे विटामिन जो जल में घुलते हैं उससे जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। वे विटामिन जो जल में नहीं घुलते हैं बल्कि वसा में घुलते हैं उससे जल में अविलेय विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो जल में विलेय जो विटामिन है, जल में घुलनशील जो विटामिन है, उसके अंतर्गत आपका जितना भी बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले हमारे जो भी विटामिन होता है उसको रखा जाता है। जैसे आप कहीं हमारा बोल सकते हैं B1 हो गया, B2 हो गया है ना, B3 हो गया, B6 हो गया, निकोनिक अम्ल हो गया, B12 हो गया है ना, B12 हो गया।
पेंटाथायोनिक अम्ल हो गया, बायोटीन हो गया, विटामिन एच हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं हमारे? ये सारे के सारे होते हैं, वो सब हमारे जल में घुलनशील आते हैं, है ना। विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन एच हो गया, फोलिक अम्ल हो गया, निकोटिनिक अम्ल हो गया, पेंटाथायोनिक अम्ल हो गया, बायोटीन अम्ल हो गया, ये सब जो हैं जल में घुलनशील क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। तो ये तो हो गया जल में घुलनशील विटामिन। अगर हम जल में अघुलनशील विटामिन या अविटामिन की बात करें तो इसको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं, ठीक है। एडिक बोल सकते हैं सामान्य भाषा में ना, आपके इंटरेस्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन करता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सब जल में अघुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन हमारे शरीर को न तो ऊर्जा देते हैं, है ना, और न ही किसी प्रकार के कोशिका निर्माण में भाग लेते हैं, फिर भी जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। वो इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाते हैं, और उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर को विटामिन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये विटामिन का हमारा शरीर संश्लेषण खुद नहीं करती है, बल्कि विटामिनों को बाहरी स्रोत से क्या की जाती है? प्राप्त की जाती है। मतलब विटामिन हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती है, ठीक है। इनको प्राप्त करने के लिए हमको बाहरी स्रोत पर निर्भर रहना पड़ती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्या पूछ सकती है कि विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? न तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, न हमारे शारीरिक निर्माण करता है, फिर भी विटामिन क्यों आवश्यक है? ऐसा क्वेश्चन अगर करता है तो बताना कि विटामिन जो होता है न तो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, न ही वो किसी प्रकार के शारीरिक विकास या कोशिका के निर्माण में भाग लेता है, फिर भी विटामिन होता है वो हमारे लिए आवश्यक होता है। और इसका कारण ये है कि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, और उस रोग को, है ना, या उस रोगों से बचने के लिए हमको विटामिन की क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और विटामिन का संश्लेषण हमारा बॉडी नहीं करता है, बल्कि इनको बाहरी स्रोत से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं? इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको घुमा के क्या कर सकता है? पूछ सकता है। जैसे आपको बताए हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है भाई? तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं? इसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं। और साथ में भी पता होना चाहिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और जल में अघुलनशील विटामिन कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया विटामिन के क्या हो गया? प्रकार, और साथ में विटामिन किसे कहते हैं ये हो गया। चलिए, यहाँ पर कुछ विटामिन आपके बुक में भी दिया गया है भाई, तो विटामिन को तो आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे दिया गया है, क्योंकि जैसा दिया है वैसे मैं भी बताऊंगा, ठीक है। आप भी वैसे सुनेंगे। तो ये हम कुछ यहाँ से लिए गए हैं, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? उसको यूज कर सकते हैं। जैसे विटामिन हम ए की बात करें, जो कि आपका जल में अघुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। विटामिन ए हो गया। इसकी भी बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, और इसका फार्मूला होता है आपका C20, है ना, H30। कितना होता है हमारा? C20H30O। ये हमारा क्या किया गया है? इसका फार्मूला दिया गया है। तो ये विटामिन ए हो गया, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला C20H30O होता है। अगर हम विलयता की बात करें तो तेल हो गया, वसा हो गया, इस सब में विलय हैं, जबकि जल में ये घुलनशील नहीं है, मतलब अघुलनशील है। दृष्टि रोग, प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि को बढ़ाता है। स्रोत कहाँ से होगा भाई? ये दूध, मक्खन, अंडा, मछली, लीवर आयल, हरी सब्जी, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। और इनके कमी से रतौंधी रोग होता है। रात्रि के समय क्या होता है? आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, ये रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, है ना। अंधत्वपन आ जाता है, जीरोन्थोफिलिया होता है, आँख की कार्निया कठोर हो जाता है भाई इसके कमी से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विटामिन B1 दिया है, इसको थायमीन बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है C12H17N4OS। ये हमारा क्या क्या है? इनका फार्मूला दिया है। ये जल में घुलनशील होते हैं, स्नायु तंत्र के स्वस्थ क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है। ये दाल हो गया, सभी अनाज हो गया, इष्ट, अंडा, दूध, इस सब में पाया जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। बेरी रोग की लक्षण क्या होता है? भूख कम लगता है, वृद्धि में कमी हो जाता है, लकवा का शिकायत आ सकता है, ठीक है। ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे बेरी
लोग कहते हैं, ठीक है, लकवा आ सकता है। ये हो गया विटामिन B1। विटामिन B2 होता है राइबोफ्लेविन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। फार्मूला होता है C17H20N4O6 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये भी जल में घुलनशील विटामिन है, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। ये भी आपको दूध हो गया, इष्ट हो गया, हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा में प्राप्त होता है। इनके कमी से ना, B2 के कमी से त्वचा, जीभ व होंठों का फटना ये आपको देखने को मिलता है। अगर आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी है तो त्वचा हो गया, जीभ हो गया, होंठ हो गया, वो ज़्यादा फटता है, ठीक है, वो विटामिन B2 की कमी से होता है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम हरी सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, इष्ट, है ना, ये सब का प्रयोग करके उन कमियों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। विटामिन फिर B6 दिया है। B6 इसको पीरिडॉक्सिन बोलते हैं। ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। अमीनो अम्ल का उपापचय क्रिया करते हैं। इसका फार्मूला C8H11O3N होता है। और ये सभी अनाज, चोकर वाले जो अनाज होते हैं, दलहन, अंडा, ये सब में पाया जाता है। और इनके कमी से रक्तलप्तता, मरोड़ पड़ना, है ना, सामान्य कमजोरी, घबराहट, ऐसा कुछ आपको लक्षण देखने को मिलते हैं जो विटामिन B6 की कमी से होता है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को खाना चाहिए ताकि आपको रक्तलप्तता, खून की कमी, है ना, मरोड़ पड़ना, बॉडी में कुछ कमजोरी ना आए, तो ये सब चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। विटामिन B12 है, इसको कोबलामिन के नाम से जाना जाता है। ये जल में विलय होते हैं, रक्त निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ से मिलता है, दूध, अंडा, लीवर, किडनी खाने से ये मिलता है। इसके वजह से भी रक्तलप्तता, खून की कमी, मुंह और जीभ का जलन, ये सब हमारा विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। जो मुंह में छाला वाला भी आ जाता है, ये सब विटामिन B के कमी के वजह से आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा तैयारी करना है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा विटामिन C की बात करें, ये जल में घुलनशील क्या होता है, विटामिन होता है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं और इसका फार्मूला C6H8O6 होता है। ये भी जल में विलय है। अस्थि तथा दांतों के लिए, घावों को भरने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलता है भाई, तो ये खट्टा जो फल होते हैं जैसे संतरा है, नींबू है, आंवला है, हरी सब्जी में भी मिलता है, टमाटर है, इनमें आपको विटामिन C की प्राप्ति होता है। और इनकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है भाई, जो मसूड़ा होता है जहाँ पर दांत फंसा रहता है, उससे खून का स्राव होता है, ठीक है, दंत टूटने लगता है, क्षय होता है। ये विटामिन C की कमी से होता है, जिसे स्कर्वी रोग के नाम से क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। फिर विटामिन D दिया है, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला C28H44O होता है। ये वसा, तेल में घुलनशील होता है। सुदृढ़ अस्थि, कैल्शियम का उपापचय, शरीर को हड्डी बनाने में इसका उपयोग होता है। और दूध से, मक्खन से, मछली से, लीवर से प्राप्त होता है। और ये सूर्य के प्रकाश से भी आपको मिलता है। और इसके वजह से बच्चों में, खास करके बड़ों में तो नहीं, बच्चों में एक क्रिकेट्स नाम का बीमारी होता है। उसके बाद दंत रोग हो सकता है आपको, तेल ऑस्टोमेसेलिया रोग हो सकता है, कि इनके कमी से, विटामिन D की कमी से। उसके बाद विटामिन E है ना, टोकोफेरॉल बोलते हैं इसको, टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन किसको भाई, E को। और ये विटामिन E भी आपका जल में अविलय आपका एक विटामिन होता है। तो वसा और तेल में घुलनशील है ना, उसमें बोला ना, वसा में घुलनशील होता है। जल में जो अविलय होगा वसा में घुलनशील होगा। ताप में स्थायी होता है। ऑक्सीकरण, प्रजनन क्षमता आदि के लिए आवश्यक होता है। कौन, विटामिन E। ये आपको कहाँ से मिलता है, ये अंडा, दूध, मछली, अंकुरित, तो कुल मिला के मांस, मछली खाने अच्छे। और ये जनन क्षमता के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर इनकी कमी हो जाए विटामिन E की, तो हमें जनन क्षमता कम हो जाता है, पेशियों में शिथिलता आ जाती है, हम सुस्त पड़ जाते हैं, हो सकते हैं हम उतना स्ट्रांग नहीं रहते हैं। इसलिए हमको ऐसा स्थिति ना आए, इसलिए ऐसे चीज़ को खाते रहना चाहिए ताकि हमें उस प्रकार की स्थिति देखने को ना मिले। विटामिन K जो होता है, इसका नाम है फाइलोक्विनोन बोलते हैं। और इसका फार्मूला होता है C31H46O2 दिया गया है। ये भी तेल और वसा में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होता है। प्रकाश, क्षार के प्रति अति सुग्राही होता है। रक्त का थक्का जमने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इससे अल्फा एक बीमारी होता है। ये कहाँ से मिलता है, अल्फा एक सब्जी होता है
या पदार्थ होता है उस वहाँ से ये प्राप्त होता है। सब्जी पत्ती खा सकते हैं। ब्लड क्लॉथिंग बनने में देरी होता है, मतलब विटामिन के की कमी से या जिन व्यक्ति में विटामिन के की कमी पाया जाता है उनमें ब्लड का थक्का जो है लेट से जमता है, जिसे ब्लड क्लॉटिंग बनने या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, हेमरेज एक बीमारी हो जाता है। तो ये सब जो है विटामिन के कमी से होने वाला क्या होता है भाई, रोग होता है। तो इस तरीक़ा से आप विटामिन से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना है। ठीक है, और वही चीज़ है जिसको मैं भी नहीं बदल सकता ना आप भी नहीं, उसको हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे कि दिया गया है। ठीक है, हार्मोन्स देखना है। हार्मोन्स क्या होता है भाई, हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स एक बोल सकते हैं जटिल कार्बनिक क्या होता है, पदार्थ होता है। और ये जो हार्मोन्स है वे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे कि प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास आदि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और हार्मोन्स जो होता है अपनी उत्पत्ति स्थल से कहीं दूर है ना जा करके दूसरे ऊतकों पर क्या करता है, कार्य करता है। और इसका भी कम मात्रा जो है शरीर के जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। उसके अलावा जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स आपका जो है अपने उत्पत्ति के समय से कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर उत्सर्जन के द्वारा उसको शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हार्मोन्स को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हार्मोन्स की। हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जो जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ये जो हमारा हार्मोन्स होता है, ये हार्मोन्स हमारे कुछ जो ग्रंथियां होती है, कोशिका या कुछ ग्रंथियां होती है, वहाँ से क्या होती है, स्रावित होती है। और ये अपने स्रावित होने वाले स्थान से कहीं दूर जा कर के दूसरों ऊतकों पर क्या करती है, कार्य करती है। और ये विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया को क्या करती है, उत्प्रेरित करती है। हार्मोन्स जो होती है, हार्मोन्स की सूक्ष्म मात्रा भी है ना किसी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए आवश्यक होती है। और हार्मोन्स आपका अपनी उत्पत्ति के समय के कुछ समय के पश्चात ये नष्ट हो जाती है और फिर उत्सर्जन के द्वारा इसे बाहर कर दी जाती है। यही आपकी क्या होती है, हार्मोन्स होती है। और इस प्रकार से हार्मोन्स को बताई जा सकती है। आगे हार्मोन्स के यहाँ पर वर्गीकरण दिया गया है। हार्मोन्स का क्या क्या वर्गीकरण होता है, तो हार्मोन्स को ऐसे बहुत सारे भागों में क्या की जाती है, बांटी जाती है। तो कुछ चीज़ यहाँ पर दिया गया है, जैसे हार्मोन्स को उसकी रासायनिक संरचना एवं कोशिका की गतिविधियों के आधार पर कुछ भागों में बांटी जाती है। जैसे रासायनिक संरचना के आधार पर दिया है स्टेरॉइड हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, एमिन हार्मोन्स और भी बहुत सारे हार्मोन्स होती हैं जो कि आपके बुक में दी गई है। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, क्या दिया गया हमारा, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये स्रोत क्या होता है आपका, वृषण होता है। कार्य होता है पुरुष जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करने का काम होता है। ये आपका पुरुषों में पाए जाने वाला एक क्या होता है हमारा हार्मोन्स होता है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। एस्ट्रोजन दिया गया है हमारा, ये महिलाओं में या मादा में पाए जाने वाला हार्मोन्स होता है। ये अंडाशय इनका स्रोत होता है और ये स्त्री जनन अंगों के कार्यों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरॉन है, कार्पस ल्यूटियम हमारा एक भाग होता है बॉडी में, उससे ये स्रावित होता है और गर्भाशय के विकास का क्या करता है, नियंत्रण करता है। एक होता है कार्टिसोन व अन्य, एड्रिनल कार्टेक्स होता है, ये वसा, अन्य हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व लवणों के नियंत्रण के लिए या कार्य करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। और भी बहुत सारे ग्रंथियां हैं, थायराइड और बहुत सारे हार्मोन्स है, थायराइड है ना, उसके बाद इंसुलिन है और बहुत सारे हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें फिलहाल इतना ही है और कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है भाई। चलिए, हार्मोन्स के यहाँ पर कुछ रासायनिक प्रकृति दिया है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, विभिन्न संरचना होती है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एक स्टेरॉइड हार्मोन्स है। इंसुलिन की बात करें अगर हम, तो इंसुलिन जो होता है वो एंडोफिनो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होते हैं। एपिनेफ्रिन तथा नए नार एपिनेफ्रिन है ना, एमिनो अम्ल के उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स की स्थिति आपको दिए गए हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। किसके पास चलते हैं हम लोग, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है इसके पास चलते हैं। वैसे
अगर हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड, तो न्यूक्लिक अम्ल भी एक जैव अणु होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कहानी थोड़ा सा क्या है हमारा ज़्यादा है, तो उसको हमको क्या करना है अभी देखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ गुण होते हैं जो हमारे बोल सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, संचालित होते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे गुण हम में अपने माता पिता, दादा दादी इत्यादि से क्या होते हैं, हम में आते हैं। ऐसे गुणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण बोलते हैं। आनुवांशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, आनुवांशिक गुण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता कहते हैं। तो कुछ गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, चलते हैं, ऐसे गुणों को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका आनुवांशिकता कहलाता है। अब ये आनुवांशिकता के कारक कौन होते हैं, किसके वजह से होता है, तो आनुवांशिकता जो होता है वो क्रोमोसोम के वजह से होता है। क्या होता है हमारा, क्रोमोसोम के कारण होता है। मतलब आनुवांशिक का या आनुवांशिकता का कारण कौन होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है। यह क्रोमोसोम ही कोई गुण को क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, आपका संचालित करता है। अब ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा प्रोटीन, एक हमारा क्या होता है, हमारा प्रोटीन होता है, और एक हमारा होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है हमारा ये, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये दो भागों से मिलकर क्या होता है, आपका बना होता है। कौन कौन से, एक प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीक़ा से बता सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होता है जो क्रोमोसोम में किसके साथ पाया जाता है, हमारा प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। इसे है ना न्यूक्लियोप्रोटीन के भी नाम से जाना जाता है, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि है ना कुछ गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, है ना, कुछ गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं। आनुवांशिक गुण कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं भी हमारे चलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिकता कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी आनुवांशिकता कहलाती है। ठीक है, आनुवांशिकता का कारण क्या होती है, क्रोमोसोम होती है। आनुवांशिकता का कारण क्या होती है, क्रोमोसोम होती है। क्रोमोसोम होती है। जो क्रोमोसोम दो भागों से मिलकर बनी होती है। क्रोमोसोम दो भागों से मिलकर बनी होती है। मिलकर क्या होती है, हमारी बनी होती है। कौन कौन सा बनी होती है, पहला होती है आपका, एक होती है प्रोटीन और दूसरा आपका कहती है न्यूक्लिक अम्ल। तो हमारे जो क्या होती है, जो क्रोमोसोम होती है दो भाग से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार बताई जा सकती है, इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होती हैं जो क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ उपस्थित रहती हैं। इन्हें न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इन्हें
पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, भी कही जाती है, भी कही जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, इसको समझाई जा सकती है भी। क्या समझाई जा सकती है कि न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु होती हैं जो क्रोमोसोम में, है ना, प्रोटीन के साथ पाई जाती हैं, वो, है ना, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कही जाती हैं, है ना, न्यूक्लिक अम्ल कहलाती हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाती हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से न्यूक्लिक अम्ल के बारे में क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती है वो एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर जो बंध होती हैं उस बंध के द्वारा क्या होती है, बंधी होती हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, विभिन्न प्रकार के क्या होती हैं आपके तत्व क्या होती हैं, उपस्थित रहती हैं। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती हैं। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती हैं, आपकी बताई जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा, न्यूक्लिक अम्ल हो गया। कौन सा अम्ल भाई, हमारा न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीक़ा से आप न्यूक्लिक अम्ल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ गुण जो होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक गुण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है वो आनुवांशिकता कहलाता है। इसका कारण होता है क्रोमोसोम, जो कि हमारे क्या होते हैं, केंद्रक में क्या होता है, पाया जाता है। ये जो क्रोमोसोम होता है दो भागों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन और क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल। इस तरीक़े से बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल एक जैव अणु होता है जो क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ उपस्थित रहता है। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, जो आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। तो इस तरीक़ा से प्रोटीन को बताया जा सकता है, न्यूक्लिक अम्ल को बताया जा सकता है। यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन दिया गया है भाई। न्यूक्लिक अम्ल का क्या दिया है, रासायनिक संगठन, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसके संगठन किससे किससे मिलकर बना होता है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है राइबोस शर्करा। कौन सा हमारा, राइबोस शर्करा होता है, इससे मिलकर बना होता है राइबोस, है ना, शर्करा बोल सकते हैं, इससे मिलकर बना होता है, ठीक। जिसमें आपका क्या होता है, आरएनए और डीएनए आता है, डीएनए और क्या होता है हमारा, डीएनए और क्या होता है हमारा, आरएनए होता है, आरएनए। तो पहला हमारा कौन सा है भाई, राइबोस शर्करा है, जिसमें जो कि हमारा न्यूक्लिक अम्ल का एक भाग होता है। तो राइबोस शर्करा, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और एक होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है हमारा फास्फोरिक अम्ल होता है, हमारा फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। वैसे फास्फोरिक अम्ल की बात करें तो H3PO4 होता है, जो फास्फेट के रूप में क्या होता है आपका पाया जाता है। तो ये फास्फोरिक अम्ल भी क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन होता है। उसके अलावा एक होता है हमारा पिरीमिडीन, पिरीमिडीन होता है। ये पिरीमिडीन क्या होता है हमारा, ये नाइट्रोजनी क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर होता है हमारा नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्या होता है हमारा, क्षार होता है। नाइट्रोजनी जो क्षार होता है, हम अगर इसकी बात करें तो नाइट्रोजनी क्षार में क्या होता है हमारा, एक फर्स्ट होता है हमारा पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, पिरीमिडीन होता है, और दूसरा होता है प्यूरिन। दूसरा क्या होता है हमारा, प्यूरिन। तो दो हमारा नाइट्रोजनी क्षार होता है, पिरीमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन क्या आता है हमारा, एडिनिन आता है हमारा, एक होता है हमारा एडिनिन, एडिनिन, और क्या होता है हमारा ग्वानिन, और होता है जी गुआनिन, गुआनिन। ये हमारा दूसरा हमारा प्यूरिन के अंतर्गत आता है। पिरीडिन में क्या होता है हमारा, इसमें होता है यूरेसिल, साइटोसिन, है ना, थायमिन। तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोसिन होता है, फिर क्या होता है हमारा थायमिन बोल सकते हैं, और एक होता है यूरेसिल। तो साइटोसिन, है ना, थायमिन और यूरेसिल, ये किसके अंतर्गत आता है हमारा, पिरीडिन के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे क्या होते हैं आपके, ये आपके न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वे न्यूक्लिक अम्ल किसे किसे, राइबोस शर्करा जिसमें डीएनए और क्या होता है, आरएनए होता है, फिर फास्फोरिक अम्ल होता है, ये क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो इनमें ये रासायनिक संगठन क्या होता है, पाया जाता है। तो ये क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो टॉपिक है वो क्लियर करने वाले हैं भाई।